Dear students, Namaskar. Myself Ashok Kumawat. Today we are going to learn about the basics of English language. But before going to our chapter, we are in this world learning step by step everything. So everything is related to our past experiences. कहने का मतलब ये है कि हमारी हर चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई है और हर बात हमेशा ही भूतकाल से ही हमें स्टेप बाय स्टेप आगे सीखनी होती है, चाहे वह लैंग्वेज हो, चाहे वो कुछ भी हो. इन आवर स्टडीज़ वी हैव लर्न अल्फ़ाबेट्स इन आवर अर्ली classes, but next in classes we have learned about the sentence constructions as well as the pronunciations of the words as well as the speaking of languages. So first of all we are going to learn, and first of all we are going to recall our old memories about the English, about the sentences. So our first chapter is Introduction to Sentence. In this chapter we learn about the basics of the sentence, that how many types of sentence are there in our course and what are the parts of sentences, that is subject, verb, object and others. So first of all we start our class. देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, संदेश के आदान प्रदान के लिए हमें भाषा का उपयोग किया जाता है. हर भाषा में बोलने अथवा लिखने के लिए शब्दों के एक समूह का प्रयोग किया जाता है. ऐसे शब्दों के समूह हैं जिनका भाव पूरा हो उनको हम वाक्य कहते हैं. So in our language we use languages to exchange messages with others. Every language provides the uses of a collection of words to communicate. Such collections of words that communicate a complete message is known as sentence. In a sentence we can mention any person or object and provide a description. यानी किसी भी सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी विचार को हम व्यक्त करते हैं. अब आगे हम देखते हैं. ये तो थी हमारी अब तक की बात कि सेंटेंस कहा किसे जाता है. यदि हम साधारण भाषा में कहें जैसे कि राम घर जाता है. अब यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति की बात है जो कि है राम, एक वस्तु की बात है जो कि है घर, और एक क्रिया की बात है जो कि है जाना. और इंग्लिश लैंग्वेज में हम जब इन्हीं ट्रांसलेट करते हैं तो राम, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि बारखड़ी अल्फ़ाबेट से हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो राम एज इट इज़ राम रह जाएगा क्योंकि राम एक नाउन है. राम एक हिंदी का शब्द है जिसे हम इंग्लिश में भी राम ही लिखेंगे. राम घर जाता है. अब ता है ये एक पार्ट है हमारे पास कि क्रिया के अंत में हमारे पास यहाँ पे ता है शब्द लगा है. जो ता है शब्द है वो हमें बताएगा कि ये किस काल का है. फिर बात आती है जा यानी जाना. जाना यहाँ पे एक वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग या फिर टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब में क्या ऐड कर सकते हैं. जैसे वर्ब में हम मोस्टली प्रेजेंट सिंपल में वी यूज़ एस फॉर सिंगुलर. इन कंटिन्यूअस वी यूज़ ing फॉर्म. इन पास्ट सिंपल वी यूज़ ed फॉर्म, दैट सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. सो
और घर के लिए हो जाएगा होम या हाउस, वॉटएवर। तो ये क्या हो जाएगा, राम गोज़ टू होम। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंस। देखिए, वो जो मैंने अभी एक उदाहरण दिया, राम घर जाता है, वो एक सिर्फ उदाहरण था। वो किसी प्रकार से हमारे टेंसों में, या फिर हम अभी उसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, फिर टेंस करेंगे। टेंस के बाद में हम नरेशंस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, हम उसके बाद में हम वन वर्ड पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, कई चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पुरानी चीज़ों से हम जोड़ते हुए उन्हें आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम पुरानी हमारी बातों को रिकॉल कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी ने देखा है कि सेंटेंस मोस्टली हमें 4 प्रकार के बताए जाते हैं। पहला हो गया हमारा, कौन सा सेंटेंस हो जाता है पहला हो जाता है अफर्मेटिव, जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्य। फिर हमारा आता है नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हम नकारात्मक शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे कि न या ना या नहीं, यानी वहाँ पे हमें किसी काम के लिए मनाही की जाती है या फिर हम किसी काम को नहीं करने का बोध होता है वहाँ पर। फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कि सवाल होते हैं, यानी जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है। फिर फोर्थ जो हमारे पास होता है वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रश्नवाचक भी होता है, साथ में नकारात्मक भी होता है। सो आगे हम इनसे आगे चलेंगे तो हम और भी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे शब्दों के एक समूह से जो अर्थ या भाव प्रकट होते हैं उनके आधार पर हम सेंटेंस को 4 भागों में बांटते हैं। सो based on the way of the words are grouped and their meaning, the sentences are classified into 4 subgroups. The first is declarative और assertive। डिक्लेरेटिव जैसे कि शब्द से ही हमें पता है कि यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी किसी चीज़ के बारे में घोषणा की जा रही है। असरेटिव का मतलब भी यही होता है, यानी घोषणात्मक वाक्य, जैसे दिस इज़ अ गुड बुक। ये उदाहरण यहाँ पे देखिए, दिस इज़ अ गुड बुक। अब दिस इज़ अ गुड बुक का मतलब क्या है कि ये एक अच्छी किताब है। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सेंटेंस बोलने वाला है वो व्यक्ति किसी किताब का उदाहरण देकर कह रहा होगा कि यह किताब एक अच्छी किताब है। जैसे कि हम अक्सर दुकानों पे जाते हैं तो हमें 2-4 चीज़ों में से एक ऑप्शन लेना होता है, तो वहाँ पे दुकानदार हमें कहते हैं कि ये वाला अच्छा है। माई हाउस इज़ इन बिलासपुर, यानी मेरा घर कहाँ है, बिलासपुर में है। तो यहाँ पे भी आप घोषणा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, घोषणा कर रहे हो कि आप कहाँ के रहने वाले हो। जैसे आई बिलोंग टू धोद, आई बिलोंग टू सीकर, आई बिलोंग टू, और माई हाउस इज़ इन जयपुर। तो आगे ही इसमें हम देखते हैं सेंटेंस यूज टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंस। यानी डिक्लेरेटिव और असरेटिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते या स्वीकार करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, बात वही है जो मैंने अभी आपको बताई कि ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असरेटिव सेंटेंस वो कहते हैं, उन सेंटेंस को कहते हैं जहाँ पर कि किसके द्वारा कही गई बात को स्वीकार किया जाए। इस श्रेणी के वाक्यों से किसी के बारे में स्थिति की जानकारी या उसका विवरण मिलता है। यानी असरेटिव, देखिए असरेटिव शब्द भी डिक्लेरेटिव हम अक्सर फॉर्म में पढ़ते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन पढ़ते हैं कि हाँ मेरे द्वारा जो सूचना दी गई है वो पूर्णतः सत्य है। तो ये हमारे पार्ट पे हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ जो भी इसे पढ़ेगा वो ये कहेगा कि ये सूचना सत्य है। ठीक उसी प्रकार से
कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हम जो भी विवरण कर रहे हैं वो एक जानकारी के तौर पे कर रहे हैं, वो समझाने के तौर पे कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये एक जानकारी हो गई। फिर आता है हमारा अगला इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमें दो चीज़ों के बारे में दो तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला जो सेंटेंस बनता है वो बनता है WH वर्ड से। WH वर्ड उन शब्दों को कहा जाता है जो कि WH शब्द से या अल्फ़ाबेट से चालू हो, जैसे कि हमारे हो गए WHO, WHAT, WHERE वेहर, WHEN वैन, ऐसे शब्दों से जो कि हमारे पास सीधे तौर पे सवाल पूछते हों। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उत्तर क्या होता है? रमेश, सुरेश, मुकेश, जिग्नेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई नेम इज़ सो एंड सो। दूसरे जो वाक्य हमारे पास इंट्रोगेटिव बनते हैं वो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाले जो वाक्य होते हैं यानी HV से जो स्टार्ट होते हैं वो वाक्य, ये वाक्य देखिए ये टेंस के अनुसार चलते हैं। अब इन वाक्यों में होता क्या है कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस में सबसे पहले आती है। मोस्टली होता क्या है कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसे में जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब आ जाती है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है दोनों में ही। जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया? तो आपका उत्तर क्या होता है? यस या नो में। तो WH वर्ड जो होते हैं वो यस या नो में उत्तर देने वाले, HV वाले जो होते हैं वो यस या नो में उत्तर देने वाले होते हैं, और WH वर्ड वाले वो होते हैं जहाँ पे हमें इनका एक वर्ड के साथ या फिर एक सेंटेंस के साथ या फिर किसी अन्य हमारे पास जो उत्तर होता है, आंसर होता है, उस आंसर के साथ हमें इनका पूर्ण आंसर करना होता है। अब हम चलते हैं हमारे, तो स्टूडेंट्स हमने अभी दो प्रकार के सेंटेंस को सीखा है। पहला है असर्टिव एंड सेकंड है इंट्रोगेटिव। अब आगे चलते हैं, हमारे बाकी के दो और पार्ट हम सीख लेते हैं। थर्ड हमारा जो पार्ट है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि इन्हें हम इम्पेरेटिव को क्या कह सकते हैं? आज्ञात्मक सेंटेंस होते हैं। यानी ये सेंटेंस क्या करते हैं कि आपको आज्ञा देने के काम में लिए जाते हैं। इन सेंटेंस में पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और कभी कभार यहाँ पर सब्जेक्ट होता भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों को अक्सर क्लास में टीचर कहते हैं कीप क्वाइट, अब वहाँ पे कीप और क्वाइट दो ही वर्ड उन्होंने काम में लिए हैं। वहाँ पे ना कोई हमारे पास सब्जेक्ट है, ना कोई हमारे पास और कुछ है। तो वहाँ पे हमें सिर्फ आज्ञा मिली कि आप चुप रहिए और हम ऑटोमेटिकली इस चीज़ को जान जाते हैं कि हमें ही कहा गया है कि हमें चुप रहे, क्योंकि एक्चुअल में हो अल्लाह भी तो हम ही करते हैं। तो आज्ञात्मक सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पे आपको किसी कार्य की आज्ञा दी जाती है। जैसे आपको कहा जाता है पोस्ट दिस लेटर, यानी इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। अब कहाँ करना है, क्या करना है, वो आपको खुद को सोचना होता है। तो ऐसे में हमारे पास सब्जेक्ट
तो होता ही नहीं है। अब देखिए पहला सेंटेंस, प्लीज़ कम होम बिफोर सनसेट। तो यहाँ पे किसे कहा गया है और कौन कह रहा है, ये बात अननोन है, लेकिन यहाँ पर आज्ञा दी गई है और हमें कहा गया है कि हमें घर पर सूर्यास्त से पहले ही पहुँच जाना है या पहले ही आ जाना है। कंप्लीट योर वर्क नाउ, यानी तुम्हारा कार्य अभी कर लो या अभी अपना कार्य अभी पूरा करें या करो। अब यहाँ पर देखिए अपना कार्य दिया गया है। अब अपना कार्य किसका कार्य, कौन कह रहा है ये बात यहाँ पर अननोन है। तो इम्पेरेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आज्ञात्मक होते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आज्ञा दी जाती है, यानी आपसे आग्रह किया जाता है और दूसरे को वो आज्ञा माननी होती है या फिर नहीं मानता, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सेंटेंस आज्ञात्मक हमारा होता है। फोर्थ टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं भावात्मक। क्या कह सकते हैं, भावात्मक। यानी ये वाले जो सेंटेंस है वो क्या बताते हैं, वो किसी का भाव बताते हैं। जैसे किसी को दुख हो रहा है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कोई में जीत जाता है तो वो उल्लास में कुछ हरकतें करता है, कुछ हो हल्ला करता है। अक्सर आप लोग जब कोई अच्छा आता है, कोई वीडियो आपके सामने आता है तो आप हंसते हो, और कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई अच्छी सी सीनरी या फिर अच्छा सा दृश्य देखते हो तो आप कहते हो वाओ इट्स वंडरफुल। तो वो जो WOH या WOW आपने जो वर्ड लगाया वाओ, वो वाओ शब्द क्या करता है, वो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये जो शब्द होते हैं एक्सक्लेमेटरी, वो एक्सक्लेमेटरी हमें क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। जैसे अक्सर हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम। तो ये जो ऑसम शब्द है, ये जो वाओ शब्द है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो ये जो हुर्रे शब्द है, ये शब्द हमारे भाव को बताते हैं, हमारे उल्लास को बताते हैं। और अक्सर हम जब कहीं दुख होता है तो हम कहते हैं ओ सो सैड। तो ये जो ओ है ये बताता है कि हमें अभी दुख फील हो रहा है, हमें कुछ दुख महसूस हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस अचानक हमारे मन में उठने वाले भावों को बताने का कार्य करते हैं। अब ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्चुअली में जो एक्सक्लेमेशन साइन है वो साइन कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद में हमें लगाना होता है। वो लगाने के बाद में हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये है yippee आई हैव वॉन। तो ये जो है yippee आई हैव वॉन, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और वॉन यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है या वर्ब है। तो यहाँ पे जो yippee शब्द दिया गया है उसके बाद में ये वाला साइन यहाँ पर दिया गया है। अब ये वाला साइन ही हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये मार्क्स हमेशा बताता है कि अचानक हमारे ये सेंटेंस किस प्रकार का है, अचानक हमारे भाव किस प्रकार के हुए हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे टॉपिक में, आज के टॉपिक में क्या है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कर्ता, कारक और क्रिया। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है।
पहला हमें सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा हमें वर्ब चाहिए, तीसरा हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये तीनों मिलकर हमारा एक सेंटेंस बना देते हैं। जैसे पीछे वाले में देखिए एक सेंटेंस दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर ये वाला है कि आई हैव वॉन, तो यहाँ पर आई है और हैव है और वॉन है। इससे पीछे वाले में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है, क्या है, माई हाउस है। एक हमारे पास वर्ब है जो इज के रूप में है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि बिलासपुर के रूप में है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब, तीसरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, इनकी डीप स्टडी तो हम आगे की हमारी क्लासों में करेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, वर्ब कितनी प्रकार की होती है, वर्बों के कहाँ पे कौन से उपयोग आते हैं, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये पिछली क्लासों से जुड़ी हुई हम कुछ चीज़ें याद एक बार रिकॉल कर लेंगे, तो हमें आगे इसमें दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट, अब सबसे पहली बात आती है सब्जेक्ट की। तो देखिए, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का वो भाग होता है जो कि किसी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इन विच द पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट is identified. The subject of a sentence usually comes first. Only on rare occasions it is put after the predicate. यानी कहने का मतलब ये है कि कर्ता वाक्य का वह भाग है जिसे हम उस व्यक्ति या वस्तु को चिन्हित करते हैं जिसके बारे में वाक्य में चर्चा करना होता है। वैसे तो कर्ता वाक्य में कारक से पहले आता है, लेकिन कुछ ही मौक़ों पर कर्ता कारक के बाद भी लिखा जाता है। जैसे हम एक्टिव से पैसिव में लिखते हैं, बाई के बाद में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द बिल्डिंग इज बिग, भवन कैसा है, भवन बड़ा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बिल्डिंग है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में बात की गई है। अब अगला सेंटेंस है जैसे रीता रिटर्न्स, तो यहाँ पे वापस आने की बात हुई है रीता की, तो रीता यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अगले में देखिए, रमेश इज़ ए स्टूडेंट, तो विद्यार्थी कौन है, विद्यार्थी रमेश है, तो रमेश यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सी इज़ अ गुड स्विमर, तो यहाँ पे अच्छा तेरा कौन है, अच्छा तेरा सी है, तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट हुआ। आगे के आगे हम इनके बारे में डीपली अध्ययन करेंगे हमारी अगली क्लासों में। लेकिन उससे पहले हम इन्हें एक प्रीफेस यानी एक ऊपरी तौर पे, सरसरी तौर पे आज की क्लास में हम इन्हें देखेंगे। तो अब बात होती है ऑब्जेक्ट की। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कारक। अब ये जो ऑब्जेक्ट शब्द है, ये सिनोनिम एंटोनिम में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या क्या शब्द काम में ले सकते हैं, इनके विलोमार्थी शब्द कौन से होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट जो शब्द है वो इसकी क्या क्या
हिंदी में उच्चारण हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अस अबाउट द वर्ड इज बीइंग अफेक्टेड बाय एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। यानी यदि कहा जाए या देखा जाए तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का वह पार्ट है, सेंटेंस का वह पार्ट है जो कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे हम कहते हैं यही का जो उदाहरण है वही देख लेते हैं। जैसे ही हैज़ गुड मनी, तो यहाँ पर देखिए जो ही है वो तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। हैज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें एक बार, क्योंकि आगे की स्टडीज़ में हम इन्हें अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन एक बार हम इन्हें समझने के तौर पे ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे मनी जो है, गुड मनी जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसे हमारा प्रभावित कौन कर रहा है? प्रभावित कर रहा है हमारा कर्ता। अब कर्ता के द्वारा यदि कोई क्रिया की गई हो जिससे कि उसने अच्छा पैसा अपने पास बनाया होगा, तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया किसे प्रभावित कर रही है? पैसे से, पैसे को प्रभावित कर रही है, यानी आमदनी को प्रभावित कर रही है। जैसे अगले सेंटेंस में देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? अप द हिल है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? जैक एंड जिल है, और वेंट यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है। तो कर्ता जैक एंड जिल द्वारा की गई क्रिया के कारण किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है हिल पर, पहाड़ी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ऑब्जेक्ट उन्हें कहा जाता है जो कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आता है। आगे भी ऑब्जेक्ट के ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। यदि कोई चीज़ आपको, कोई बात, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि सम सेंटेंस हैव टू ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, अक्सर होता क्या है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होती हैं जहाँ पर कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि सीधे तौर पर कर्ता की क्रिया के द्वारा प्रभावित होगा, तो वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि ही गिव माई फ्रेंड अ स्पून। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो माई फ्रेंड, एक आ गया स्पून। अब इनमें से माई फ्रेंड इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एक्चुअली में कर्ता ने क्रिया क्या की है? क्रिया तो उसने चम्मच उठाने की है पहले, फिर उसने फ्रेंड को दिया है, तो चम्मच से तो फ्रेंड प्रभावित हुए हैं, लेकिन पहले उसने जो क्रिया की है वो कौन सी की है? वो की है स्पून की। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्पून, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा माई फ्रेंड। अब आगे हम देखते हैं। अगला है हमारे पास वर्ब। वर्ब देखिए एक्चुअली में वर्ब होती क्या है? वर्ब वो क्रिया होती है, यानी वर्ब सब सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि किसी सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है। जैसे कि जाने की क्रिया की गई हो, या आने की गई हो, सोने की गई हो, खाने की गई हो, पढ़ने लिखने किसी भी तरीके की कोई भी क्रिया की गई हो। तो
Verb is that word of group of words in the sentence that specifies the action taken or the state of the action of the subject। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्ब वह चीज़ को बताता है, वर्ब वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जो कि ये बताता है कि किसी वाक्य में कर्ता द्वारा क्या किया गया है। वर्ब एक्चुअली में हमें क्या करती है, वर्ब हमें वो सूचना देती है कि कर्ता अब क्या कर रहा है, और क्रिया के अनुसार ही हमारे सेंटेंस अलग अलग प्रकार के बन जाते हैं, जैसे कि सरल, संयुक्त और जटिल, यानी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जितने ज़्यादा हम वर्ब्स यूज करेंगे, जितने ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, उतना ही हमारा सब्जेक्ट क्या हो सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ सेंटेंस में, हालांकि सेंटेंस तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि एक बार चालू हो जाते हैं तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। यानी बहुत लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, एक दो यानी दो तीन लाइनों के सेंटेंस होते हैं जहाँ पे कई प्रकार की वर्ब्स काम में ली जाती है, तो वो सेंटेंस कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं। तो वर्ब हमें निम्न तीन में से एक जानकारी, एक क्रिया से हमें निम्न में से तीन में से एक जानकारी मिलती है। जैसे इट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, यह हमें बताती है कि एक व्यक्ति या जो वस्तु है वो क्या कर रही है। इट टेल्स अस व्हाट इज बीइंग डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या किया गया है। इट टेल्स अस अबाउट द स्टेटस ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, और ये हमें बताती है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अभी क्या स्थिति है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगली क्लास में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में स्पीच के अलग अलग पार्ट को डीपली हम अध्ययन करेंगे। उन्हीं में हम ये हमारे सब्जेक्ट के, वर्ब के, ऑब्जेक्ट के, इनके प्रकार सीखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या सीखा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। फिर हमने सीखा कि सेंटेंस किन भागों से मिलके बना होता है, तो सेंटेंस 3 भागों से मिलके बना हुआ होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। फिर हमने सीखा कि सब्जेक्ट या सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स प्रकार के होते हैं। बाकी अगली क्लासों में हम देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं या क्या सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और आप पीछे का बोलते चले जाएं। तो पीछे की हर चीज़ हम अगली क्लास में बढ़ने से पहले एक बार हल्के से रिवाइज करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।